मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिलों में डाला कि हर किस्म की रुकावट के बावजूद आप इतनी तादाद में आज मीनार पाकिस्तान यहां आए और मुझे सुनने आए। और इंशाअल्लाह आज जो मैं आपसे बातें करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने अपने मुल्क को किस तरह इस दलदल से निकालना है, जिस दलदल में एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई और इस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। तो मैं आज आपको अपना प्रोग्राम दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज तो वाज़ेह हो गई, जो भी आज पावर में बैठे हैं उनको आज एक पैगाम जाना चाहिए कि लोगों का जुनून रुकावटों से नहीं रुक सकता, कंटेनर्स नहीं रोक सकते। एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो फोर्स, नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप कंटेनर्स रखें, 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया, ये जलसा फेल करने के लिए। खौफ और हिरासा फैलाया हुआ, सारे रास्ते में कंटेनर्स रख दिए। लेकिन जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है, कोई कंटेनर, कोई पुलिस, कोई रेंजर, कोई नहीं रोक सकता उनको। और ये कौम, मैं अल्लाह का खास शुक्र इसलिए भी अदा करता हूं कि मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह, मैं बाहर की दुनिया में इतना टाइम गुजारा, वो जिंदा कौमें मैंने देखी थी, मैंने लोगों को जुल्म के सामने खड़े होते देखा है, नाइंसाफी के सामने। मैंने बाहर के लोगों को अमर बिल मारूफ पे चलते देखा है, बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं, अच्छाई के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपनी कौम में ये नहीं देखता था। मैं अपनी कौम को, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते देखा। और जब एक कौम जुल्म के सामने नहीं खड़ी होती, मेरे पाकिस्तानियों, वो गुलाम बन जाते हैं। और गुलामों की कोई हैसियत नहीं दुनिया में। मौलाना रूमी ने जिस तरह कहा कि जब मेरे अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्योंकि गुलाम रेंगते हैं, आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। इलामा इकबाल, शायद ही मुसलमान दुनिया में इस तरह का ज़हन आया हो। उनकी शायरी, उनका फलसफा, गौर से उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार बार पैगाम वो देते हैं। हिंदुस्तान के
गुलामी के अंदर पिसे हुए मुसलमानों को जगा रहे थे। उनको मुसलमानों को याद करा रहे थे कि एक वक्त तुमने दुनिया की इमामत की थी और आज तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जगा रहे थे उनको। सारा वक्त मुसलमानों को समझा रहे थे कि सिर्फ आजाद इंसानों की हैसियत होती है। तो पाकिस्तानियों, हम जो 23 मार्च बनाते हैं, हम 14 अगस्त बनाते हैं, लेकिन क्या हमें समझ है कि आजादी के लिए क्यों दुनिया तरसती है? क्यों आजादी? कई गुलाम भी बड़े खुशहाल होते हैं। कई मुल्कों के ऊपर दूसरे मुल्कों ने कब्जा किया तो वहां इतनी गुर्बत भी नहीं हुई, वो मुल्क के बेहतर भी चल पड़े। हांगकांग एक मैं मिसाल देता हूं। हांगकांग गुलामी के अंदर उनके माशी हालात तो अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तानियों सुन लो, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है हमेशा इंसान आजादी चाहता है। वो क्यों चाहता है? क्योंकि सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज है। कभी आज तक सुना है कि किसी गुलाम इंसान ने, गुलाम ज़हनियत के इंसान ने, या किसी मुल्क जो गुलाम हो, कभी सुना है कि उसने कोई बड़ा काम किया हो? कभी सुना है कि दुनिया में उनकी कोई हैसियत हो? गुलाम अच्छे गुलाम रहते हैं। गुलामों की जिंदगी में जिल्लत है। अगर इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, तो अगर उसको अपने मुकाम की समझ नहीं है तो वो तो जानवर भी दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इंसान तो वो है जो अपना मुकाम समझता है। और इल्लामा इकबाल ने ये सोए हुए मुसलमानों को जगाने के लिए कुरान के अंदर से, आयतों के अंदर से उन्होंने शेर व शायरी की। बताया मुसलमानों को कि तुम्हारा मुकाम है कि तुम एक अजीम कौम थे, क्यों ऊपर गए और आज क्यों नीचे हो? तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे खास पहले तो अपना प्रोग्राम देने से पहले बात क्या करना चाहता हूं। देखें, हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो याद रखें। आप अल्लाह के सामने दावा कर रहे हैं कि मौला तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये बड़ा दावा है। आप अपनी आजादी का दावा कर रहे हैं। आप अल्लाह के सामने एक बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि मौला मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी की गुलामी सिवाय तेरे नहीं करूंगा। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। और जब मेरी नजर में, मैं कोई इस्लाम का आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरी नजर में जब एक इंसान किसी और इंसान के सामने झुकता है, जब किसी बुत की पूजा करता है, और मेरी नजर में सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है, जब वो खौफ की गुलामी करता है, वो इंसान जो कुरान में कहते हैं, अल्लाह कहता है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 मेरे सबसे पाकिस्तान के अजीम लीडर कायद आजम, उन्होंने एक बहुत बड़े ख्वाब
पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी इसी मिंटो पार्क में वो सुन रहे थे, और वो भी इस ख्वाब की कि जी पाकिस्तान बनेगा। हालांकि तब कोई नहीं समझता था कि हमारा पाकिस्तान बनेगा। कायदे आजम जब पाकिस्तान में, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, जब कराची में पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले जब वो कराची आते हैं तो अपने असिस्टेंट एडमिरल एहसन को कहते हैं, ये एडमिरल एहसन अपनी डायरीज में लिखते हैं, वो कहते कायदे आजम कहते कि मैं नहीं समझता था मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। बड़ा मुश्किल था यह मुल्क बनना, बड़ा ख्वाब था। तो आज हम अपने आप से पूछें कि क्या इस पाकिस्तान के लिए यह कुर्बानियां दी थी लाखों लोगों ने? हम जब बड़े हो रहे थे तो नहर के ऊपर जिधर हम रहते थे, वहां मेरी वालदा बताती थी कि जब पार्टीशन हुई तो जो कत्लेआम हुई बॉर्डर के ऊपर, कहती वहां औरतें आई हुई होती थी, 10-15 औरतें इकट्ठी, आदमी कितने सारे आदमी कत्ल हो गए। सारा कोई कहानी थी कि जी मेरी बेटी जो उठा के ले गए, बच्चे मार दिए। यानी ऐसी दर्दनाक कहानियां थी कि किस खून की कुर्बानी से यह मुल्क बना था। और वो सब आते थे कि जी एक ख्वाब लेके आए थे पाकिस्तान का। तो हमें आज मेरे पाकिस्तानियों पूछना चाहिए अपने से कि किधर हम गलत गए, क्या वजह है कि ये वो एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। तो मैं आज आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं, इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए लोग, उन्होंने तो कभी आजाद नहीं किया पाकिस्तान को। और आजादी होती क्या है? एक तो होती है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया, हम आजाद हो गए, पाकिस्तान बन गया। लेकिन दूसरी आजादी, और ये मैं आज आपको पहले बात करूंगा और फिर अपना प्रोग्राम दूंगा, दूसरी आजादी क्या है, जो असल आजादी है। असल आजादी आपको इंसाफ देता है। एक कौम को असल आजादी तब मिलती है जिस कौम में कानून की हुक्मरानी होती है, जिधर इंसाफ होता है। और इंसाफ का क्या मतलब? कि जिधर ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर, जिधर कानून कमजोर आदमी को ताकतवर से तहफ्फुज देता है। जब एक माशरे के अंदर एक मुल्क का कानून एक कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देता है, वो इंसानों को आजाद कर देता है। और वो ये आजाद इंसान मुल्क को उठा देते हैं। तो जो आजादी हमें रूल ऑफ लॉ से मिलनी चाहिए थी, कानून की हुक्मरानी से जो आजादी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पहले मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब यह कि आपका आइन खत्म हो गया। जो ताकतवर है वो फैसला करेगा कि कौन सा कानून पे वो चलेगा और कौन से पे नहीं चलेगा। तो मार्शल लॉ लग गया। शुरू में जी लोगों ने बड़ा कहा कि हमारे मुल्क के हालात बड़े बुरे थे, सियासतदान तो काम के नहीं थे। तो चले जी ठीक है, मार्शल लॉ लग गया, हमें खतरा था हिंदुस्तान से। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिक्स वापस शुरू हुई, हमारी बदकिस्मती यह है कि जो हमारे डेमोक्रेट्स आए, उन्होंने भी कभी कानून की हुक्मरानी नहीं की। वो खुद अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया। जब मार्शल लॉ आता था, कानून खत्म, आइन खत्म। लेकिन जब हमारे लोग जो डेमोक्रेट्स अपने आप को कहते थे,
उन्होंने भी कानून को नहीं चलने दिया, अपने लिए एनआरओ ले लिया, बाकियों को चोरों को बेशक पकड़ो लेकिन हम कानून से ऊपर है। तो जब कानून की हुक्मरानी नहीं आई पाकिस्तान में, लोग तो आजाद नहीं हुए। तो यहां जंगल का कानून रहा है। जो ताकतवर है वो जो मर्जी कमजोर के खिलाफ करे, वो कमजोर बेचारा बेबस है, क्योंकि मुल्क का कानून उसकी हिफाजत ही नहीं करता और इसलिए लोग गुलाम रहते हैं। आज आप अपने पाकिस्तानी जो यहां से गए हैं बरतानिया, जो यूरोप गए हैं, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं, उन मुल्कों में जिधर हकीकी जमहूरियत है और हकीकी आजादी है, पूछे उनसे कि क्या उनके मुल्क में कब्जा ग्रुप होता है? कब्जा ग्रुप वो होता है जो ताकतवर कमजोर की जमीन पे कब्जा करता है और कानून बेबस होता है। जिस मुल्क के अंदर ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म कर सके उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। और जो मुल्क खुशहाल हैं, जिधर हम कोशिश करते हैं यहां से लोग वीजा लेके जाने के लिए, वहां क्या फर्क है? उधर एक लफ्ज इस्तेमाल आजकल हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह नहीं है कि इमरान खान के हाथ पीछे बांध लो और दूसरे को सारा इंतजामिया सारी उसकी मदद करे और तब इलेक्शन लड़ाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने बराबर। इसलिए वो माशरे खुशहाल हैं। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि हमारी बदकिस्मती है। बेचारे गांव के अंदर जाओ, आम आदमी थाना कचहरी पटवारी वो ठोकरें खाता फिरता है। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में क्यों नहीं थाना कचहरी पटवारी? वहां क्यों नहीं है? क्योंकि इंसाफ है। उधर का निजाम आजाद मुल्क है, वो लोगों को आजाद किया हुआ है, इसलिए वो खुशहाल हैं। वहां बेचारा, मैं गांव में, अब मियांवाली में जब मैं गया पहली दफा आज से 26 साल पहले पॉलिटिक्स के लिए, तो मुझे पहली दफा समझ आई कि बेचारा क्यों गरीब आदमी जकड़ा हुआ है, कमजोर आदमी। उसके घर चोरी हो, ताकतवर चोरी करवा दे, उसी के ऊपर पर्चा कर दे पुलिस, वो बेचारा ठोकरें खाता फिर रहा है। आजकल तो मैं अदालतों में जा रहा हूं तो मेरे ऊपर, आपको पता है या नहीं कि मेरी क्या करूं, सेंचुरी तो हो गई है मेरी, अब मैं 150 पे जा रहा हूं। 145 हो गए। तो बेचारे, अब मैं देखता हूं कि शुक्र अल्लाह ने मुझे कम से कम वकील दिए, मेरी पार्टी के वकील हैं जो साथ जाते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे? उसके ऊपर आप केस डाल दें, वो दहशतगर्दी का केस, 40 दहशतगर्दी के केस है मेरे ऊपर, 40। तो सोचे वो बेचारा गरीब आदमी, उसका मुखालिफ हो, उसकी जमीन पे कब्जा कर रहा हूं, कुछ भी हो, उसके ऊपर केस डाल दे, वो सारी जिंदगी बेचारा तबाह हो जाता है। ये है गुलामी। सिंध में जाएं, जो सिंध के अंदर जुल्म है आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। जो वहां के इस वक्त मुसल्लत हैं, जिसको जरदारी सिस्टम कहते हैं, कोई लोग उनके सामने बेबस हैं, मिजाल नहीं है कुछ कर सके। पुलिस थाने जाएंगे, वहां डरते हैं, गुंडे पाले हुए हैं जो उनको पैसे ले लें, कुछ कर दें, डराएं धमकाएं, कोई आदमी आवाज अपनी नहीं उठा सकता जुल्म के खिलाफ। गुलाम है, कैसे कौम उठ सकती है? तो जो आज मैंने आपसे ये जो बात कर रहा हूं आजादी की, क्योंकि असल में हमारी जंग है हकीकी आजादी की, और हकीकी आजादी तब आएगी
जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ होगा, जब इंसाफ होगा, लोगों के हुकूक होंगे, जब लोगों के हुकूक होंगे, जब एक मुल्क का अदालती निजाम लोगों की हकूक की हिफाजत करेगा, आपको कोई लंदन या इंग्लैंड जाना नौकरियों के लिए नहीं पड़ेगा, कोई यूरोप नहीं जाना पड़ेगा नौकरियों के लिए। अल्लाह ने इस मुल्क को हर चीज दी है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि वीजों के पीछे लाइनों में खड़े हों, फिर पैसे दें। बेचारे वो पाकिस्तानी, मैं तो खैर सब पे भी दिल रोता है, लेकिन जो पाकिस्तानी, कितने लोग हमारे डूबे हैं कि रात में वो छोटी सी किश्तियों के अंदर किसी तरह यूरोप में घुसते घुसते, हमारी बेचारी हॉकी प्लेयर वो जा रही थी कि किसी तरह वो यूरोप चली जाए, वो बेचारी डूब गई और लोगों के साथ। क्यों है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है। मैं 3.5 साल जब प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, मुझे खुद हैरत होगी कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या नेमतें बख्शी हैं, लेकिन जब कानून ही नहीं है, जब इंसाफ ही नहीं है, जब जिसकी लाठी जिसकी भैंस, जब तक का जो मर्जी करे, वो मुल्क कैसे उठ सकता है? कौन सी आप इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे उस मुल्क में जिधर इंसाफ ही नहीं है, जिधर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है? आप जो मर्जी कर लें, उस मुल्क की किस्मत तो तबाही है। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं। मैंने शुरू में जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरा जो अल्लाह है, मैंने लोगों को समझाया कि मेरा जो मौला है, उसका कुरान में कहता है कि एक इंसान उसका हबीब है, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो कुरान में हमें हुक्म करता है अल्लाह कि उनकी जिंदगी से सीखो। क्यों करता है? क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी कोई इंसान को इतनी कामयाबी नहीं मिली, दुनिया की तारीख में कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके करीब कोई नहीं आया और ना आ सकता है, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं। किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया। तो जब अल्लाह का हुक्म है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो उनकी जिंदगी एक तो उनके अमाल है, लेकिन मदीना की रियासत उनकी सुन्नत है। और अल्लाह जब हमें हुक्म देता है कि वो जो रियासत बनाई थी मदीना की, दुनिया की इमामत की उन लोगों ने, वो क्या चीज थी, वो क्या असूलों के ऊपर वो खड़ा किया था मदीना की रियासत, कि वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये जरा जो आप में से तारीख जानते हैं, जरा ये याद रखें। मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि 625 जंगे बदर, 625 जंगे बदर 313 लड़ने वाले थे। ये जरा गौर करें, ये तारीख का हिस्सा है। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेड है। 636, 11 साल पहले मदीना में 313, और उसके बाद 2 जंगों में खंदक और ओहद के अंदर बाल बाल उमा बची, बाल बाल बचे मुसलमान। लेकिन 636 जो वो उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर,
वो 636 में यारमुख की जंग में घुटने टेक देता है, सिर्फ 11 साल के बाद। यह तारीख है। और दूसरी सुपर पावर जो पर्शियन एम्पायर था, वो 637 में कुत्सिया में घुटने टेक देता है। तो मैं आज अभी भी हैरत होती है कि क्यों नहीं हम सीख रहे कि वो क्या असूल थे कि उन्होंने उन अरबों की हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। सबसे पहले मदीना की रियासत में उन्होंने जो असूल खड़ा किया था, अदल और इंसाफ, उन्होंने लोगों को इंसाफ देकर आजाद किया था, गुलामी से आजाद किया था। जब इंसाफ मिला उन लोगों को, इंसान बराबर हो गए कानून में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खलीफा वक्त एक यहूदी से काजी केस उनके खिलाफ फैसला कर देता है कि बेटे की गवाही नहीं मानता। यह मुसलमानों का इंसाफ था। आज की दुनिया में मुझे बताएं, अपने मुल्क को तो छोड़े ना, मैं बात कर रहा हूं जो मगरिबी मुल्क अपने आप को इंसाफ के आज हमारे से बहुत आगे समझते हैं, क्या वहां भी हो सकता है आज ये कि अक़लियत वो एक खलीफा वक्त से केस जीत जाए, और वो भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उनका मुकाम, क्योंकि इंसाफ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। हजरत उमर, बेटा जब उनका कानून तोड़ता है, कोड़े मरवाते हैं उसको, कोई कानून के ऊपर नहीं था, इंसाफ था। एक हजरत उमर के दौर में वाकया हुआ, एक शहजादा मुसलमान हो जाता है, खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है, एक गुलाम का पैर आ जाता है उसके चोगे पे, वो मारता है उसको, गुलाम को। गुलाम जाके हजरत उमर को बताता है, हजरत उमर उस शहजादे को बताते हैं कि तुमने ये किया था। हां, उसने कहा इसकी जुर्रत है। गुलाम को कहते हैं वापस मारो इसको। वो शहजादा दीन छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये चीज कायम हो जाती है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो पाकिस्तानियों, अपनी तारीख से सीखो, सीखो। और ये जो आज मैं आज आपको उस नए दौर की तरफ लेके जा रहा हूं कि जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, हमारी जिंदगी में जिल्लत है। वो प्राइम मिनिस्टर भीख मांग के फिर रहा है, ठोकरें खा रहा है। अब तो खैर जनरल बाजवा का बयान आ गया है कि 40 मिनट में इसको बुरा भला कहता था, चुप करके शहबाज शरीफ मेरी बात सुनता था। अब यह होता है कि जब डिक्की में घुस के आप प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करें। बहरहाल मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, आप सुने मेरी बात। देखिए, आप हिंदुस्तान की तारीख देखें। जब दिल्ली की सल्तनत थी 350 साल, जो हुक्मरान जिसके दौर में इंसाफ था वहां खुशहाली थी, जो जालिम था वहां कैद भी पड़े। तारीख उठा के देख लें। जब शेर शाह सूरी जो हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लीडर था, वो कैसे ऊपर आया था? उसके बाप की एक जागीर थी, उसको कहा वो जागीर संभालो बिहार के अंदर। उसने जागीर को एक मिसाल बना दिया। कैसे? कानून की हुक्मरानी कायम करके सारे बड़े बड़े डाकुओं को उसने मार दार के भगा दिया, अमन कायम कर दिया। सारे इर्द गिर्द से जो ताजर थे वो सारे उधर पहुंच गए, वो खुशहाल हो गया। सबसे ज्यादा खुशहाल उसकी जागीर हो गई, उधर से वो उठा। तो जब विंस्टन चर्चिल जब दूसरी जंग अजीम में तबाह हो रहा था बरतानिया, तो उससे जब लोगों ने आके पूछा कि जी हम बच जाएंगे, हिटलर की फौजें पहुंच गई हैं, यूरोप फतह कर लिया है, या बमबारी हो रही है, क्या हम बच जाएंगे? तो चर्चिल ने
कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा हां, तो कहता कोई ताकत नहीं हमें हरा सकती। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि जो जुल्म का निजाम है, ये आप फैसला करना कि आपने उसका मुकाबला करना है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जुल्म का निजाम मौजूदा पाकिस्तान में वो है क्या। जरा अब मैं थोड़ी एक दो वीडियोस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि यहां किस किस्म का जंगल का कानून है आज, या जंगल का कानून है, या कोई किसी को परवाह नहीं है कि कानून मुल्क का है या क्या है। जो दिल करा जिसको पकड़ा उठा लिया। 2000 हमारे कारकुनों को उठा लिया इन्होंने, रातों को गए, घरों से उठा लिया। वो बेचारी डॉक्टर रुबीना अपनी क्लिनिक में बैठी थी, उसको उठा के ले गए। वो मैं भी आपको बाद में आता हूं, पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। पहली दफा 25 मई में हमने एक मार्च की इस्लामाबाद। 3 मार्चेस पीडीएम के लोगों ने मेरी दौर में की थी। एक एफआईआर नहीं कटी, कोई रुकावट नहीं थी। बल्कि तो मैंने कहा था आप मार्च करें, मैं आपके लिए खाने खूने का बंदोबस्त करूंगा। और मुझे बेचारे बिलावल पे बड़ा अफसोस था, वो मुझे डर था रोई ना पड़े, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दूंगा। जब 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया, पकड़ के ले गए लोगों को। वो हमने जो कभी तसव्वुर नहीं किया पाकिस्तान में होगा। वहां जाके इन्होंने जो शेलिंग की, जो इन्होंने लोगों से जुल्म किया, औरतें बच्चे, वो सारी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। फिर अब इस साल आ जाए 8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की। जमान पार्क से शुरू करनी थी। जरा ये अब गौर से सुने हुआ क्या। पुलिस हमें परमिशन देती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होता है। हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टीयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। हमें परमिशन मिली हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी वो पुलिस ने जिधर जिधर रैलीज आ रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टीयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मुझे समझना है कि ये हुआ क्या है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे घर में खबरें आई, मैं समझ गया। इश्तियाल करना हमारे लोगों को उसमें डालना चाहते थे। मैंने रैली खत्म कर दी। मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। जो इलेक्शन चाहता है वो तसादम, वो फसाद तो नहीं चाहेगा। इलेक्शन जो नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं, जो भाग रहे हैं, वो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह फसाद हो और इलेक्शन आगे चले। मैं कैंसिल कर देता हूं। अगले दिन फिर अनाउंस करते हैं, फिर इजाजत नहीं देते, फिर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो वो 8 मार्च को हुआ, मैं ये चाहता हूं कि जरा ये आप वीडियो देखें कि एक पुरअमन रैली जिसकी इजाजत है उससे हुआ क्या, ये जरा देखें पहले। ये जो आपने देखा, ये आराम से रैली में लोग जा रहे हैं और उनके ऊपर ये पुलिस का तशद्दुद होता है। लेकिन जो सबसे तकलीफदेह चीज है, मैं वो चाहता हूं आप देखें। एक मलंग, एक दरवेश, एक स्पेशल पर्सन, जिससे वो सारे मेरे घर के बाहर जो कैंप लगा हुआ था, सब जिससे प्यार करते थे, जिसके पास प्यार के अलावा था ही कुछ नहीं, उसको प्यार में लोग जिले शाह कहते थे।
अब जरा एक वीडियो देखें जिले शाह की, ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरह का इंसान था। इसको उठाया और लोगों को भी पकड़ा, इसको उठाया। और मेरे ख्याल में इन दरिंदों को समझ नहीं आई कि वो स्पेशल चाइल्ड है। इन्होंने उसको मारा होगा, उसने आगे से इस तरह की बातें, क्योंकि उसके पास तो वो तो एक जुनूनी आदमी था, अपनी दुनिया में रहने वाला। इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 जगह इन्होंने उसको तशद्दुद किया और उसको मारा। उसके जो जख्म थे वो सारे सोशल मीडिया पे थे। और जिले शाह को इन्होंने मार के सड़क के किनारे फेंक दिया। और ये बेगैरतों ने सिर्फ ये नहीं किया, उसका कत्ल का केस मेरे पे डाल दिया कि इमरान खान ने कत्ल कर दिया। और ये मैं पाकिस्तानियों को बताऊं, किसी आजाद मुल्क में ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ गुलाम मुल्कों में होता है, जिधर उनको उस मुल्क का कानून जिनकी हिफाजत नहीं करता, ताकतवर ऐसी हरकतें करता है। ये सारे पाकिस्तान में आज कमजोर लोगों से होता है, उन पे जुल्म भी होता है और पर्चे भी उन पे कटते हैं। ये जिले शाह को जिस बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया, मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो अल्लाह के सामने ये वादा कर बैठा हूं कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे, जिन्होंने इसको कत्ल किया था, इनको इस मुल्क में कानून के तहत, वैसे नहीं, दिल तो मेरा करता है वैसे इनको बंदोबस्त करूं, लेकिन कानून के तहत इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे भी नहीं है। ये कैसा, ये इनके जो ज़हन है, ये बीमार लोग हैं। और इन्होंने उसके बाद मेरे पे कत्ल का केस किया। उसके बाद 3 दिन के बाद इनको अकल आई, फिर कहते एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद क्या हुआ, आप जरा आगे सुने। उस दिन यह हुआ 14 मार्च मेरे घर एक वारंट लेके आ गया। मैंने उनको समझाया कि जो वारंट थी वो गैर कानूनी थी। मेरे पास बेल थी 18 मार्च की, जो मैंने पहले ही फैसला किया था कि मैंने इस्लामाबाद जाना है अदालत में। तो मैं तो पहले ही जा रहा था, पुलिस आ गई, जी आपको इस्लामाबाद लेके जाना है। मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया वकील ने। अगर कानून कहता है श्योरिटी बॉन्ड दे दो तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। श्योरिटी बॉन्ड के मैं पहले ही 18 को अदालत में पेश हो रहा हूं। इन्होंने मेरा श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। 3 तरफ से जुबान पाक के ऊपर हमला हो गया। रेंजर्स, पुलिस, 3 तरफ से हमला। जिस तरह पता नहीं इमरान खान को कितना बड़ा दहशतगर्द था। सारा टीयर गैस शेलिंग इन्होंने वो चलाई, वो वाटर कैनन जिसके अंदर केमिकल था। फिर इन्होंने बंदूकें चलाई, पैलेट गन चलाई। मैं सिर्फ ये अब आपको दूं, जो उस दिन हमारे साथ हुआ, मुझे पहली दफा पता चला पाकिस्तानियों कि फलस्तीन के लोगों के ऊपर इस्राइल क्या करता है, कि कश्मीर के लोगों के ऊपर हिंदुस्तान क्या करता है। मुझे ऐसे एहसास हुआ कि क्या जुल्म हो सकता है अगर आपकी रियासत आपके ऊपर हमला कर दे। हुआ जिस तरह इन्होंने अटैक किया और हमारे ऊपर पर्चे काट दिए। आज अगर आप फ्रांस में देखें, वह लोग मुजाहरे कर रहे हैं पेंशन्स के ऊपर। कभी आपने टीवी के ऊपर देखा वो चीजें भी जला रहे हैं, वो गाड़ियां भी जला रहे हैं। कभी आपने देखा कि पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर रही है या रेंजर्स
कभी आपने देखा कि उनको लोगों को अफवाह करके लेके जा रहे हैं गैर और फिर तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर? कभी फ्रांस के अंदर यह नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आजाद हैं, उनका कानून उनकी हिफाजत करता है, उनको इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज करो। और हम तो एहतजाज भी नहीं कर रहे थे। लोग क्यों मेरे घर के बाहर आए? क्योंकि लोगों को पता था कि ये मुझे अरेस्ट जो करने आए हैं वो गैर कानूनी है, और लोगों को यह भी पता था कि ये जेलों में डाल के तशद्दुद करते हैं। सारे लोगों को पता था कि जो आजम स्वाति से क्या किया, जेल में डाल के कपड़े उतारे, तशद्दुद किया एक 75 साल आदमी को। कोई शर्म नहीं इनको आई? क्या पाकिस्तान का आईन राइट टू डिग्निटी देता है? किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी को नंगा करके उसको जलील करो, उसकी वीडियो बनाओ। उससे पहले शहबाज गिल, उसको उठा के ले गए, 2 दिन उसको पकड़ के उल्टा लटकाया, उसको नंगा किया, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया। फिर सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ के ले गए। कितने लड़कों को लेके गए, उनके ऊपर यही उन्होंने किया। पता नहीं इन बेगैरतों को नंगा करने का क्या शौक है। जो ये कर रहे हैं इनको साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये ज़हनी मरीज हैं। बच्चों को जाकर नंगा करके उनकी तस्वीरें उनको डरा धमका देते हैं। और लोगों को सब जो मेरे घर के बाहर क्यों लोग आए? लोग इसलिए आए कि लोगों को पता ये बदनीयत लोग हैं। ये जो फैसले कर रहे हैं कि उसको पकड़ के लेके जाओ, जब पता था कि मेरी बेल है और गैर कानूनी चीज पे कोई केस मेरे ऊपर नहीं है, हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है। क्या कौम 50 साल से मुझे जानती है? क्या कौम मानेगी कि इमरान खान दहशतगर्द है? 40 दहशतगर्दी के केस है, कत्ल का केस है, दीन मजहब का केस है, तौहीन मजहब का, गद्दारी का केस है। जो लोग इस मुल्क से पैसा लूट के बाहर गए वो तो फैसले कर रहे हैं आज। जिन लोगों ने फौज के खिलाफ वो मेमो गेट के अंदर जरदारी ने जो अमेरिकनों को कहा कि हमारी फौज से बचा लो, वो आज फैसले कर रहा है मुल्क के। उधर नवाज शरीफ जिसने डॉन लीग्स के अंदर जो उसने अपनी फौज की शिकायतें कर रहे हैं हिंदुस्तान को, वो आज फैसले कर रहा है। और इमरान खान जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसकी ना कोई बार प्रॉपर्टी ना दौलत, सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में ले आया है, उसको गद्दार बना दिया है। तो लोगों ने, और मैं आपको एक और वाकया बताऊं, इतनी 26 घंटे मेरे घर के ऊपर हमले हुए, आखिर में इतनी टेयर गैसिंग की, रेंजर्स आ गए, 72 बंद गाड़ी ले आए मेरे घर के बाहर, आर्मड कार, कि पता नहीं कलभूषण से भी ज्यादा बड़ा कोई गद्दार बैठा हुआ है वहां। तो आखिर में लड़के थक गए, वो सारे डरे हुए थे कि इनकी नीयत ही नहीं ठीक। पहले इन्हीं लोगों ने तो पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, अब यही लोग अब मुझे जेल में लेके जाएंगे, सब डरे हुए थे। तो मैंने जब सुबह आखिर में इन्होंने एक इतनी बड़ी वारदात की जो आर्मर्ड कार के साथ आ गए, तो मैंने उनको सबको कहा, 50 लड़के रह गए थे, मैंने उनका देखो बात सुनो, मैं यहां खून नहीं चाहता, तो मैं अपना बैग पैक किया हुआ था, मैं क्या मैं जा रहा हूं, मैं अपने आप को हिरासत में देने लगा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी का खून हो। वो सामने लेट गए, उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना कि ये आपको मार देंगे। और जो इन्होंने किया है,
हमारे लोगों को जिस तरह उठा के तशद्दुद किया, वो ठीक कह रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। 2000 लोग हमारे उठाए हैं इन्होंने। और कैसे लोग उठाए? अजहर मशवानी, सोशल मीडिया का बेचारा नौजवान, उसको पता ही नहीं कि किधर उठा के ले गए। उसके मां बाप की मुझे मैसेजेस आ रही हैं कि जी वो मेरा बेटा किधर गया। उसकी बहनें कर रही हैं, भाई आए हैं। उसको हसन न्याजी, मेरा भांजा, इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आया कि जी मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। वो बेल लेके आया, उसको उठा के ले गए। और क्योंकि वो मेरा भांजा था, उसके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। वही उन्होंने जो किया कि उसको जलील करने के लिए जो सबसे करते हैं बेगैरत लोग, कि शर्म नहीं आती कि आप उनके कपड़े उतारें और आप उनको जलील करें। जलील तो आप हैं। अल्लाह कभी जलील नहीं होने देता किसी को, उसके हाथ में इज्जत और जिल्लत है। इसके अलावा सहाफियों, जो इमरान खान की कवरेज देता है, पहले इन्होंने वो अशरफ शरीफ, मैं तो उसको सलाम करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इस पाए का जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आया ही नहीं कभी। वो आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जमीर की कीमत नहीं थी। खौफ को काबू पा चुका था। धमकियों के बावजूद वो खड़ा था राय हक पे, मुल्क से बाहर गया, कत्ल करवा दिया। साबर शाकर मुल्क से बाहर है, डॉक्टर पीरजादा वो मुल्क से बाहर है। जो आदमी इमरान खान की कोई पॉजिटिव चीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोल चैनल, उसके सरबराह को पकड़ के जेल में डाला, तशद्दुद किया। ARY के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ कि इमरान खान को ना दिखाओ। सिर्फ जो इनके बिके हुए पालतू चैनल्स, उनको सारा वो चले, जो प्रोपेगेंडा इमरान खान, वो ठीक है। लेकिन जो थोड़ी पब्लिसिटी देते, जो सहाफी, सोशल मीडिया, उनके पीछे पड़ जाते हैं। कब पाकिस्तान में इस तरह की सख्ती थी? और कोशिश किसी तरह कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर इतना खौफ तारी हो जाए, लोग इतना डर जाएं कि लोग इन जालिमों को कबूल कर लें। तो मेरा आज अपनी सारी कौम को पैगाम है ये कि देखें, ये जो खौफ है, मैं जो नजर देख रहा हूं अपने मुल्क में, उन्होंने आज भी कहा कि जी दहशतगर्दी होगी, सिक्योरिटी, मैं देख रहा हूं इतनी ख्वातीन आई हुई है, उसके बावजूद क्योंकि खौफ के ऊपर काबू पा लिया है, कौम आजाद हो रही है। और ये कौम जिस तरफ अब निकल गई है, कोई लोग जो ऊपर समझता है कि इनको गुलाम बना सकता है, उसको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये अब वो कौम, और इंशाल्लाह उस रास्ते पर निकल गई है जो एक बड़ा अजीम ख्वाब पाकिस्तान का था। पाकिस्तान का अजीम ख्वाब सिर्फ आजाद पाकिस्तानी बना सकते हैं, गुलाम नहीं बना सकते। पहले तो मैं और भी बता दूं कि मुझे इतना अफसोस है जिस तरह के लोगों को पकड़ा। आमिर मुगल हमारा, उसके बच्चों को ले गए, वो हमारा कारकुन इस्लामाबाद में बच्चे पकड़ के ले गए उसके। ये कब हुआ? और सिर्फ सारों को डरा धमका रहे हैं। इनका ख्याल था कि आज कोई आएगा ही नहीं मीनारे पाकिस्तान में, कि डर इतना हो गया, लोगों को डर हो गया है। अच्छा जी, मैं अब दूसरी चीज पे आता हूं। जो इन्होंने, अच्छा मुझे जब बुलाया इस्लामाबाद, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं कि मैं जब इस्लामाबाद जाना था 18 तारीख को, इन सबको पता था कि मैं पहले अदालत में गया था। उससे पहले 17 की शाम को अदालत ने मुझे कहा था कि अब कोई पंजाब पुलिस आपके घर कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट अगर उन्होंने लेना है
तो एक एसपी का नाम लिया और एक हमारा उस वक्त शिबली फराज थे। उन दोनों के होते हुए वो मेरे घर में आके देखेंगे। उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं कोई असला है वहां। मैं जाता हूं इस्लामाबाद। जब इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरे घर के ऊपर दरवाजा तोड़ के कोई 50 पुलिस वाले घुस जाते हैं। अकेली बेचारी बुशरा बेगम घर पे, अकेली 3-4 मुलाजिम के साथ, और वो घर पे घुसते हैं। सारे घर के ऊपर छतों पे घर को जो चीज आती है लूट लेते हैं। और वो जो बेचारे 5-6 मुलाजिम थे उनको जिस बेदर्दी से मारते, मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक दफा देखें कि ये इन्होंने एक आदमी छोड़ें कि इमरान एक्स प्राइम मिनिस्टर या लोग जानते हैं, किसी भी बाइज्जत किसी भी घर में अगर पता हो कि खामद घर नहीं है, बीवी एक दीनदार खातून पर्दादार, सोचें कि उसके घर में कभी ये आज तक पाकिस्तान में हुआ है। मैं वो सारे जो ऑफिसर्स इस मुल्क में, हमारे जजेस साहिबान, पुलिस के ऑफिसर्स, फौज के ऑफिसर्स, पाकिस्तानी अपने, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके घर में अगर ये होता तो आप क्या तकलीफ होती, आपको होती या नहीं होती? अगर आप में गैरत हो और आपकी बीवी बेचारी अकेली घर हो और उसमें इस तरह के, और ये इंसान नहीं है, वो बेचारे 5-6 नौकरों को उठा उठा के मारा, जिस तरह किसी का बाजू तोड़ दिया, एक को बेचारे खसामे को पकड़ के जेल में ले गए हैं। ये किस मुल्क में होता है? ये किसी आजाद मुल्क में नहीं हो सकता। जिन मुल्कों के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है, किसी पुलिस की जरूरत नहीं है ये करने की। तो अगर ये मेरे घर पे कर सकते हैं, किसी के घर पे भी ये इस तरह अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहां तो जंगल का कानून है, अगर आपके पास ज्यादा ताकत है आप कुछ भी कर दे। मैं पहुंचता हूं इस्लामाबाद, आप ये भी सुने, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। मैं समझा मुझे पकड़ने अरेस्ट कर लेंगे, मुझे नहीं पता था कि वहां मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं वहां से जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे गया, सारे रास्ते टीयर गैसिंग कि किसी तरह इमरान खान अकेला हो जाए, लोग इसके साथ ना हो। लोग आके घरों से लोग निकल के साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैसिंग। अब मैं आखिर में पहुंचता हूं अपनी हाजिरी लगाने के लिए अदालत में। 5 घंटे लगते हैं मुझे टोल प्लाजा से, इस्लामाबाद से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जो 20 मिनट का रास्ता था। सारा रास्ता पुलिस और रेंजर्स के, जिस तरह कालभूषण से भी बड़ा, जिस तरह मैंने कहा कोई दहशतगर्द आ रहा है। 40 मिनट में बाहर खड़ा रहता हूं, और जब बाहर पहुंच रहा होता हूं तो ऊपर से पुलिस पत्थर फेंक रही होती है, लोगों को इश्तियाल दे रही होती है कि किसी तरह वहां तसादम हो, और तसादम के अंदर इमरान खान को कहें जी वो मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल हो गया। जरा ये सोचें कि ये कभी किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के हेड से हुआ। ये अब पहले तो आप जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से देखेंगे पुलिस पत्थर मार रही है। अब ये पहले पथराव कर रहे हैं, नीचे लोगों को इन्होंने इश्तियाल में डाला, और फिर मैं जब गाड़ी दरवाजा खोलता हूं तो सामने, आपके सामने, वो गाड़ी के सामने पुलिस देखे और वो मारना शुरू कर देती है। और फिर हमारा एक पीटीआई का एक कारकुन आता है मेरी गाड़ी में, और वो अंदर से आता है, कहता है जल्दी से निकलें, यहां अंदर सारा नामालूम अफराद कब्जा करके बैठे हुए हैं, सीटीडी की वर्दियों में वो हैं, और उनका कोई और, उनके अज़ाइम कुछ और हैं, और अल्लाह बचाने वाला है।
कि हम बिल्कुल ठीक टाइम पे वहां से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो आईजी इस्लामाबाद पुलिस वालों को गालियां निकालते, तुमने निकलने क्यों दिया। यह हो रहा है आज मेरे साथ। वापस आता हूं, पता चलता है जी एक और ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। 1000 रेंजर तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि पुलिस अब झिझक रही है ज़मान पाक पे अटैक करने के लिए। तो 1000 रेंजर तैयार किए हुए हैं ज़मान पाक को फतह करने के लिए। तो वो मुझे पता चलता है, मैं टीवी पे आके लोगों को बताता हूं प्लान क्या है। प्लान तो मुझे अंदर से पता चलता है। जिस तरह जब मुझे कत्ल करने लगे थे तो मैंने 1.5 महीना पहले सारी कौम को बताया था कि इन्हें दीनी इंतहा पसंद के नाम पे वारदात करनी है, और वही हुआ। तो फिर मुझे तो अंदर से इंफॉर्मेशन थी कि इन्होंने क्या करना था। तो बहरहाल अब मैं आगे चलता हूं। जो 30 अप्रैल का इलेक्शन उन्होंने डिले किया, ये कौम जरा गौर से सुन लो। अब ये जो मुल्क में अब जंगल का कानून आ रहा है और तकरीबन आ गया, ये जो इन्होंने किया है कि जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है, तो किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा। हमारे पास जी कहते पैसे नहीं है। तो मुझे यह इलेक्शन कमीशन मुझे यह बताए कि मुल्क का तो तुमने वैसी तवालियां निकलता जा रहा है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे। तो इसका मतलब तो इलेक्शन होंगे नहीं। कभी इस तरह का सुना है किसी महज़ब माशरे में कि आइन कह रहा है कि इलेक्शन होंगे और यह कहते पैसे नहीं है जी इसलिए इलेक्शन नहीं। झूठ बोला कि जी आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ ने तस्दीक की कि हम नहीं कह रहे। तो कोशिश क्या है इनकी, इलेक्शन से भागो। अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो, किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। उसके लिए हम अदालत में जा चुके हैं और मैं आज सारे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी को यहां से अपील कर रहा हूं कि ये वो वक्त आ गया कि आज आपने स्टैंड ना लिया, अगर आज आप आइन के साथ ना खड़े हुए तो उसके बाद मुल्क में कानून खत्म। जो ताकतवर चाहेगा वही कानून होगा। जब वो फैसला करेगा कि इलेक्शन है तो तभी इलेक्शन होगा। तो पाकिस्तानियों, हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है। हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। मुझे सारे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप खड़े होंगे पाकिस्तान की आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब मैं सिर्फ माशरत के ऊपर 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि 6 लोग आटे की लाइनों पे खड़े होकर बेचारे जान बहाक हो गए। मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूं कि अगर आपने आटा बांटना है तो क्या यह तरीका है कि इस तरह लोगों को जलील खड़ा करके जिल्लत देके कभी इस तरह भी आटा बांटा जाता है? हमने अपने एहसास प्रोग्राम में 14,000 रुपया जो स्टाइपेंड दिया था गरीब लोगों को, स्कूलों के अंदर बुलाया, मुहज़्ज़ब तरीके से बिठाया, उनको आराम से इज्जत से पैसे दिए, इस तरह जलील नहीं किया। और दूसरा, मैं आज सिर्फ यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज, क्या क़यामत आ गई कि हमारे पिछले अप्रैल के अंदर जब हमारी हुकूमत थी 1 किलो आटा 55 रुपए का था, आज 115 रुपए का गवर्नमेंट का रेट है और बाजार में 155 रुपए का मिल रहा है।
1 किलो। क्या हुआ? कौन सी क़यामत आ गई कि 3 गुना ज्यादा आटा बढ़ गया? जनरल बाजवा वो आजकल इंटरव्यू देते हैं, तो एक इंटरव्यू में कहा उसने कहा इमरान खान बड़ा खतरनाक था पाकिस्तान के लिए, शायद इसलिए उसने हटाया और इनको ले आया। तो मैं उससे पूछता हूं कि आज जरा मुझे ये सिर्फ इन सवालों का जवाब दे दे कि आज, पहले मैं तेल पे आता हूं, आज दुनिया की आलमी मार्केट के अंदर जो तेल बिक रहा है वो $70 से $75 इस पे तेल बिक रहा है। हमारे दौर में $110 से $115 पे था। अब मुझे यह बताएं कि हम तो ₹150 लीटर डीजल और पेट्रोल तकरीबन ₹150 का बेच रहे थे। आज क्या हो गया है? आज होता है कि ₹293 का डीजल और ₹272 का पेट्रोल, तो दुनिया में तो तेल तकरीबन आधा हो गया है। तो हमें यह समझाएं कि आटा भी उस्मानों पे। आज जो पाकिस्तान की जो हर हफ्ते वीक ऑन वीक जो कहते हैं एसपीआई जो महंगाई है वो 47% पे पहुंच गई है। सारे पाकिस्तान के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। हिंदुस्तान, जब हमारी हुकूमत थी तो हिंदुस्तान में महंगाई 5.5% थी, पाकिस्तान में 10% के करीब थी। तो आज ये बताएं कि हिंदुस्तान में तो महंगाई गई है 6.5% और पाकिस्तान में पहुंच गई है 31%। 3 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। तो लोगों से पूछे, तनख्वाहदार से पूछे कि उनके ऊपर क्या हुआ। हम जब थे डॉलर, पिछली मार्च में जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो डॉलर कितना था? $178 का। आज पहुंच गया $283 का। यानी अगर आपके बैंक में पिछली मार्च अप्रैल में आपका ₹100 था तो वो ₹65 रह गया है। वो जो ₹100 था वो सिर्फ आज ₹65 की चीजें खरीद सकता है। तो मैं बाजवा से पूछता हूं कि मैं तो बड़ा खतरनाक था, तो ये बताएं कि ये किसको ऊपर बैठा दिया है कि पाकिस्तान घुटनों पे पहुंच गया है। आपको आज से 10 महीने पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, समी इब्राहिम के साथ वो इंटरव्यू था। तो ये जरा छोटा सा क्लिप ये देख ले। ये आज से 10 महीने पहले था। तो इन्होंने असेंबली में कहा कि इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर कर दो। मेरे ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि रेजोल्यूशन पास करो गद्दारी की। उधर क्लिप सुन ले, 10 महीने पहले यह क्या था। 10 महीने पहले यह कहा था। आज खुद इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमारा दिवालिया निकल गया है। इसहाक डार सेनेट के अंदर कहता है कि हमें आईएमएफ कह रही है कि जो हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोको। आईएमएफ ने कहा हमने नहीं कहा। तो मेरे पाकिस्तानियों आज गौर से सुन लें, जब एक कौम माशी तौर पे जब वो गिरती है तो जैसे ही वो गिरती है उसकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होती है। जब सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी फौज, लेकिन जब माशी तौर पे वो गिरा तो वो टूट गया। हम भी आज उधर खड़े हैं। अगर हमने अभी जो मैं ये अब अगली बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट इस सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी हमने इस मुल्क को ना संभाला ये सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अभी आपको अपना प्रोग्राम देने लगा हूं 10 पॉइंट का कि मैं आगे क्या, कैसे हमने मुल्क को निकालना है। तो मैं उससे पहले
मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे यह बताएं कि यह तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना, ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई, ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ये तो पाकिस्तान से जब मसला आता है ये बाहर भाग जाते हैं। तो इनके पास, अगर आप कोई समझते हैं कि ये मुल्क को संभाल सकेंगे जिस तेजी से हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने लगा। तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम अब ये मैं आपको बताने लगा हूं क्या है पाकिस्तान को। जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, कोई आसान रास्ता नहीं है इसको इस मुश्किल से निकालने का। अब सारे मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुश्किल फैसले वो कर सकता है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो, जो इलेक्शन से पब्लिक की वोट के जरिए आया हो, जिसको पब्लिक जिस पे एतमाद करे, वो बड़े बड़े फैसले करेगा। वो इस मुल्क को जब तक एक वो जमात जो गवर्नमेंट में आएगी पब्लिक के मैंडेट से, पब्लिक की वोट से, वो पहला कदम होगा, क्योंकि जब एक 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। उसके बाद अगला स्टेप होगा। और मैं आज आपको बताऊं कि हमारा मसला क्या है। हमारा 2 मसले हैं। हम जितने भी पैसे टैक्स से इकट्ठे करते हैं वो काफी नहीं है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, हमें कर्जों के ऊपर किस्तें देनी पड़ती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम शुरू ही करते हैं, हम शुरू ही होते हैं खसारे से और हमें कर्जे पे मुल्क चलाना पड़ता है। ये पहला मसला है। दूसरा मसला है कि जो डॉलर्स मुल्क में आते हैं उससे बहुत ज्यादा डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं। हमारे पास डॉलर की कमी है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। हमने कभी माजी में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। जो भी मुल्क तरक्की किया है, ईस्ट एशिया, चाइना, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है तो डॉलर आते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये 2 हमारे खसारे हैं। एक की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिर जाता है, रुपया गिरता है, महंगाई होती है, गुर्बत होती है। और दूसरी वजह से कि हम सारा वक्त, क्योंकि हम टैक्स ही कितना नहीं इकट्ठा करते, सारा वक्त हमें मसला पड़ा रहता है। हम बैंकों से और पैसे लेते हैं, उसके ऊपर सूद होता है, तो हम इधर फंसे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक उस तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी, मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी, जिस तरह हम गवर्नमेंट चलाते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और जो हमने डॉलर मंगवाने हैं मुल्क के, जरा गौर से सुने, मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। डॉलर कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में तो टाइम लगेगा। एक तरीका है डॉलर लाने का,
ये जरा गौर से सुन लें, और आज बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं बड़ी देर से एक ही बात कहता हूं कि सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है। उनके पास जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर लें, हम अपना रूल ऑफ लॉ ठीक कर दें, हम इस मुल्क के अंदर एतमाद अपने सिस्टम में ले आए कि अगर वो अपना सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा जो अदलिया का निजाम है, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, वो उनके सरमाए की हिफाजत करेगा। मैं आपको फिगर्स बताता हूं। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। फिर से सुन लें, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स अमेरिका में 18,000 हैं। आपको पता है कि उनकी टोटल वेल्थ कितनी है? 18,000 पाकिस्तानियों की वर्थ कितनी है? 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर जो IMF के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। 200 अरब डॉलर 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन के हैं। हमारे जो 10 पाकिस्तानी अमेरिकन टॉप बिजनेसमैन हैं, सिर्फ 10, आपको पता है उनके पास उनकी वर्थ क्या है? 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर। तो 6 अरब डॉलर के पीछे हम आज IMF के पीछे हैं। आपको पता है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में, यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में चंद सालों में पाकिस्तानियों ने कितनी प्रॉपर्टी ली है? 10.4 अरब डॉलर। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तानी अमीर हैं, मुल्क गरीब है, और इसके लिए हमने वो सिस्टम बनाना है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा जिसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, हम इनका पैसा नहीं ला सकते। ये अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, लेकिन जब तक वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम इसी तरह ही घुटनों के ऊपर रहेंगे। जिस वक्त हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया, उन्होंने सरमायाकारी शुरू कर दी पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि वो उनको देखते हुए सारी दुनिया से सरमायाकारी आएगा। यहां जो चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया, उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। जब सरमायाकारी शुरू हुई तो वो इस तरह है कि जिस तरह शहद के ऊपर मक्खियां आती हैं, सारी दुनिया से सरमायाकार आ गया। 30 साल में चाइना किधर का किधर पहुंच गया, क्योंकि उधर लीडरशिप समझी कि जब तक हम अपने मुल्क का जो सरमायाकारी का माहौल है वो ठीक नहीं करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आने लगी। तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आती नहीं है, क्योंकि प्लॉट बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी लेता है, उसमें भी कब्जा हो जाता है। वो कौन फैक्ट्रियां लगाएगा यहां? तो ये मैं सबसे पहले कि हमने ओवरसीज का पाकिस्तानियों का पैसा लेना, एक प्लान बनाया हुआ है हमने, कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो ये पूरा एक प्लान बनेगा कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है। 3.5 साल में हमें पड़ी, शुरू में तो हमें समझ ही नहीं थे कि क्या हालात है। तो इंशाल्लाह एक तो वो पहले, फिर दूसरा, हमने पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म, मिडिल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सपोर्ट्स, एक पूरा मुल्क को लगाएंगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्टर्स को VIP बनाएंगे। जो मुल्क में डॉलर चीजें बेच के डॉलर लेके आएगा, उनके लिए सहूलतें देंगे। हमने दी थी, और इसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है। तो फिर एक्सपोर्टर्स को जब तक आप उनको VIPs नहीं बनाएंगे, जिस तरह
ईस्ट एशिया में बनाया था, जिस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, ये चाइना ने जब तक नहीं किया एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, हम तवज्जो नहीं दी कभी उसके ऊपर। फिर आईटी, हिंदुस्तान की 140 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने जब दी थी तो 2 सालों में 70% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, उनको हमने उठाना है क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। तीसरी चीज टूरिज्म, पाकिस्तान के पास कभी हमने तवज्जो नहीं दी। ये मुल्क, और हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोविड हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद टूरिज्म खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह पूरा मेरा प्लान है कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कैसे टूरिज्म उठाएंगे। उसके अलावा हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी मदनियात पे, मिनरल्स पे। वो इसलिए क्योंकि वो सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त पूरा जोर लगाएंगे कि कैसे हमने पाकिस्तान के, और यहां बहुत अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं मदनियात में, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी, उससे भी हम डॉलर पाकिस्तान में आ सकते हैं। फिर इंडस्ट्री को, और खास तौर पे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, ये हमने शुरू की थी, और मुझे फख्र है कि हमारी 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज फिर बंद हो गई है। तो वो उसके ऊपर, और स्मॉल और मीडियम जो छोटा इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। फिर अपनी ज़राअत की हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। चाइना के साथ हमने बात कर ली थी कि कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने आना था, और बदकिस्मती फिर कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया, तो उसका पूरा प्लान बना हुआ है। फिर जो बड़े बड़े पीआईए, रेलवे, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं पाकिस्तान में। जो हमारा जो पैसा आवाम पे खर्च होना चाहिए वो नुकसान पे चला जाता है, इनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये भी हम आखिर में बना था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चली गई, इसका पूरा प्लान है। और फिर कैसे हमने अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, अब ये जरा सुन लें। इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। हमने नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए 4 करोड़ टैक्स देने वाले, उनके हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने पता चलवाया कि इतने ज्यादा टैक्स पेयर जो पैसे नहीं देते, उनके लिए, ये मैं अब आखिर में आ रहा हूं, उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। उससे मैं ये भी बता दूं कि हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया था अपने दौर में। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखें हमारी जो एलीट है मुल्क की, शायद ही किसी मुल्क में ऐसे हो कि सारी एलीट जो पैसा होता है वो बाहर भेज देती है। प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, जिस तरह मैंने दुबई में बताया, लंदन, सारी दुनिया में। तो और ये चोरी का पैसा होता है। तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये होगा रूल ऑफ लॉ से, जितना हम अपना कानून तकड़ा करेंगे, हम इतना पैसा हमारा मुल्क से बाहर चला जाता है, डॉलर्स बाहर चले जाते हैं चोरी के, हमने वो रोकना है। आखिर में इस दौरान जो मुश्किल वक्त है, आज कमजोर तबका हमारा पिस गया, तनख्वाहदार हमारा पिस गया महंगाई की वजह से। तो हमने जो चीजें शुरू की थी उसका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने हेल्थ कार्ड, जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, कि हर लोगों के लिए 10 लाख रुपए के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हर खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, वो सबसे ज्यादा जो बंद किया गया कई जगह के ऊपर, वो फिर से हम शुरू करेंगे। क्योंकि ये आजकल के दिनों में, महंगाई के दिनों में, एक बीमारी हो जाती है घर में, सारा घर मकरूज हो जाता है। तो जो हेल्थ कार्ड है वो हमारा पूरा इनिशिएटिव है, और इंशाल्लाह वो नंबर 1 होगा कि हमने अब लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, सोशल प्रोटेक्शन कैसे करनी है। दूसरा, हमने सानिया निश्चित ने एक जबरदस्त प्रोग्राम निकाला है, और वो है हमने अब राशन देना है लोगों को। वो कैसे करना है? हमने अब पूरा डेटाबेस बनाया है। हमने देखा कि कौन कौन से खानदान, उनकी इनकम कितनी है जो मुश्किल में है,
तो इसको कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। पूरा प्लान ये है कि उनको डायरेक्ट हम पैसा देंगे ताकि जो गरीब लोग हैं उनको, जो कमजोर हैं, जो मुस्तक हैं, उनको डायरेक्ट पैसा मिले। आजकल के मुश्किल दिनों में उनको खाने पीने की इतनी चीजें महंगी हैं, तो एक ये पूरा प्रोग्राम हमारा बना हुआ है। फिर हमने नौजवानों को लोन्स देने हैं, सूद के बगैर कर्जे, ताकि वो अपनी बिजनेस शुरू कर दे। हमने कामयाब जवान में काफी किया था, लेकिन इंशाल्लाह उसको अब और आगे लेके जाएंगे। फिर घर बनाने के लिए तनख्वाहदार तबकों के लिए हमने पहली दफा पाकिस्तान में घर बनाने के लिए हाउस फाइनेंसिंग शुरू की थी। सस्ते सूद के ऊपर कर्जे, यानी अगर, क्योंकि कैश तो लोगों के पास होता नहीं है, लेकिन जितने पैसे लोग किराए पे दे रहे हैं वही किस्त बन जाए और उसी में घर उनका हो जाए। तो ये हमने पूरा स्कीम शुरू की थी, फिर से करेंगे, क्योंकि तनख्वाहदार लोगों के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन है, वो फिर से शुरू करेंगे। फिर कच्ची आबादी, इतनी ज्यादा कच्ची आबादियां हो गई हैं। हमने आखिर में ये प्रोग्राम बनाया था क्योंकि टाइम लगा डेवलप करने में। अब सारी कच्ची आबादियों के अंदर, ये मलेशिया में भी हुआ है, ये तुर्की में भी हुआ है, हम क्या करेंगे कि उनके लिए मॉडर्न फैसिलिटीज उधर ही खड़ी करेंगे और डेवलपर को कहेंगे कि वहां एक बिल्डिंग बना ले और वो ही उनके लिए बिल्डिंग बनाए जिधर उनको फैसिलिटीज मिल जाए, पानी मिले, सही माने में वो रह सके, बजाय गंद के अंदर कच्ची आबादी में लोग रहते हैं, और घर भी अपना हो जाए। ये मेरा बड़ा देर से प्रोग्राम था, इस्लामाबाद में हम शुरू करने लगे थे, लेकिन देर हो गई। बाजवा साहब को इमरान खान बड़ा खतरनाक लग रहा था, इसलिए उसने काम कर दिया। हमने कैसे लोगों को रोजगार देना है? अगर ये फैसला आपके पास वो रेहड़ी वालों के लिए जो हमने किया था, वो जरा दिखा दें लोगों को। हमने फैसला किया कि देखें, हम रोजगार तो दे नहीं सकते लोगों को, तो हमने लोगों के लिए रेहड़ियां बनाई। इस्लामाबाद में एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि उनको बजाय लोग तंग करें, कोई उनको कॉर्पोरेशन वाले लोग उठा दें, कोई पैसे ले ले, जो छाबड़ियां लगाते हैं, तो हमने उनके लिए जबरदस्त रेहड़ियां बनाई, उनको एक जगह दी ताकि वो अपनी रोजी कमा सके। जैसे हमारी गवर्नमेंट गई, उनको हमने अच्छी बड़ी रेहड़ियां बना के दी, वो बेचारे अपनी रोजी कमाना शुरू हुए। ये इंपोर्टेड हुकूमत ने वो सारी रेहड़ियां आपके सामने खत्म की। देखिए, न्यूयॉर्क आप जाएं, पता नहीं कितने आप में से लोग गए हैं, वहां हर जगह पे उन्होंने अपनी अपनी स्टॉल्स लगाए होते हैं सड़कों के ऊपर और रोजगार कमा रहे होते हैं, उनको इजाजत होती है। हम क्यों नहीं करते? वो बेचारे पॉश एरियाज के अंदर, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नहीं जी, वो खास कोई लोगों का इलाका है जिधर बेचारा आम आदमी रोजी नहीं कमा सकता। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अब हमने प्लान बनाया हुआ कि सारे पाकिस्तान में आम लोगों को मौका दें, अपनी जगह बनाएं ताकि रोजी कमा सके, बच्चे पाल सके। और फिर जो हमारे घर के मुलाजिम हैं, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुलामी खत्म करने का शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो आपके घर में गुलाम है उनको इस तरह रखो कि जैसे वो आपके घर में आपकी फैमिली है, उनको वही खाना खिलाओ, उनको अच्छी तरह रखो। ये उन्होंने पहला कदम उठाया था कि उनको इंसान समझो, उनके भी हुकूक हैं। मैं जब बरतानिया गया तो उधर मैंने पहली दफा देखा कि जब किसी के भी घर में कोई काम करने आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितनी देर काम करेगा, छुट्टी कब मिलेगी, तनख्वाह कितनी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने मुल्क में अपने मुलाजमों को ठीक नहीं रखते और ये हमारे दीन के खिलाफ है। हमें बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए कि उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स दें, बताएं कि जितना पैसा मैं आपको दे सकता हूं उसके मुताबिक करें, उनको छुट्टी दें, उनके ऊपर पूरी कोशिश करें कि वो आपके जिस तरह फैमिली मेंबर है। ये हमारे दीन का हिस्सा है और मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे जो मुलाजिम हैं घरों में काम करते हुए उनको आहिस्ता आहिस्ता हम राइट्स दें, उनका ध्यान रखें। वो भी इंसान है,
और वो क्योंकि कमजोर हैं उनको बुरी तरह हम रखते हैं। और जिन मुल्कों को हम काफिर कहते हैं या हमारे दीन के नहीं हैं, आप हैरान होंगे कि कितनी इंसानियत है उनमें अपने मुलाजमों के लिए। आखिर में जी, मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी रुकावटों के बावजूद मैं आज फिर से अपने मुल्क में जो इस वक्त ताकत में है उन सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, मैं फिर से कहता हूं, मुझे खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। इंडस्ट्री बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो कम हो रही हैं। अब इंडस्ट्री बंद होगी तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो क्या इनका सिर्फ इस वक्त तो एक ही है कि कहीं से कर्जा मिल जाए। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। एक घर जब उसमें मुश्किल वक्त आता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, तो वो क्या करता है? वो अपने खर्चे कम करता है, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। हमारी तो आमदनी सुकड़ती जा रही है। तो मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे यह बता दें कि इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन की कोई और प्लान है तो मुझे बता दें। और कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त सिर्फ प्रोग्राम बना हुआ है कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है। फिर से मैं कहता हूं, कोई तो आपके पास प्रोग्राम होगा। एक तेजी से तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। कहीं बाहर के तबसरे पढ़ लें, हिंदुस्तान का टीवी देख लें, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुताबिक, तंज कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ यहां सारे जो साहिब इक्तदार हैं, बस एक ही ज़हन में है कि जी इमरान खान को बाहर कैसे रखना है। तो मैं फिर से आज अब सबको अपील करता हूं कि हमारे पास वक्त कम है। मुझे कहते हैं जी इलेक्शन डिले कर दें अक्टूबर तक। मुझे एक चीज बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से मुल्क को क्या फायदा होगा। मुझे यह कन्विंस कर दें कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो मुल्क तब तक संभल जाएगा। मुल्क तो नीचे जा रहा है, हल कोई है नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि डरे हुए हारने से इलेक्शन नहीं करवाना। तो मैं अपनी सारी कौम को भी आज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, आपने याद रखना है कि आपने किसी सूरत जालिम के सामने सर नहीं झुकाना। आपने अपनी आजादी के लिए ये जो खौफ का बुत है इसको तोड़ना है। ये जो पकड़ धकड़ तशद्दुद करना, रेंजर्स ले आए कि जी पुलिस नहीं तो रेंजर्स आ जाएं, क्या इससे मुल्क ठीक हो जाएगा? क्या इससे लोग डर जाएंगे? लोगों ने नहीं अब डरना। ये जितना आप ये जुल्म करेंगे, लोगों की नफरतें बढ़ेंगी। जो निकलता है, जिसको आप तशद्दुद करके जब वो निकलता है, उसके अंदर नफरत भरी होती है। मुझे तो पहली दफा पता चला कि जब मुझे एक बलूचिस्तान में मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा इमरान खान, खुदा के वास्ते अपने लोगों को बताओ कि ये जो हमारे लोगों को पकड़ के तशद्दुद टॉर्चर करते हैं, वो जब वापस जाता है सारा का सारा गांव खिलाफ हो जाता है। वो कहता है जब वो उसकी, जिस तरह उस बेचारे को जिले शाह को कत्ल किया, अगर कत्ल करते हैं, जब उसकी जो डेड बॉडी मिलती है, फिर सब के खिलाफ हो जाते हैं। ये तो कहता सारी कौम को ही खिलाफ कर रहे हो।
कभी यह भी तरीका है कि इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह डंडे मार के लाइन में करो? इंसान ऐसे नहीं होते। इंसान को समझाना पड़ता है। दिल और दिमाग की जंग होती है। ये डंडे से कोई आज तक नहीं ठीक हुआ। और ये जो खौफ फैलाया हुआ है कि जी हम ये कर देंगे, हम आपको ये मार देंगे, हमने ये कर दिया, हम फिर से हमला होने लगा है। देखें, आखिर में मैं आपको ये बात बता दूं, आज है 25 हो चुकी है। 25 मार्च को पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। मेरी जितनी सारी टीम थी, मेरी सारी टीम, और वो अभी सारे लोग क्रिकेट के ऊपर बातचीत करते हैं, कभी उनसे पूछें, सारी टीम दिल हार चुकी थी। सबका क्या था, हम इतना बुरा हमारा हालात थे, सबने कहा कि हम नहीं जीत सकते। अभी भी किसी टीम वालों से पूछ लें, एक आदमी था जो कहता था अभी हम जीतेंगे, और वो आपके सामने खड़ा है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था मैं, और अभी भी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। मुझे किसी का खौफ है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, खौफ से आजाद हूं। मैं सिर्फ अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि जो अब आगे हमारे सामने चैलेंज है, वो जिस तरह अभी तक पाकिस्तान चल रहा था, इस तरह हम चैलेंज नहीं जीत सकते। अब जो हम चैलेंज जीतेंगे, जब पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी, हम एक कौम बन के इस मुल्क को निकाल लेंगे इस दलदल से। जर्मनी और जापान तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में तबाह थे दोनों मुल्क, क्योंकि वो कौम थी। दोनों 10-10 साल में खड़े होकर अजीम पावर्स बन गए। ये जो चैलेंज है, ये हम सिर्फ एक कौम बन के जीत सकते हैं, और कौम बनेगी जिसकी बुनियाद रखी जाएगी इंसाफ के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर। और इसलिए आखिर में हम अपनी अदलिया को आज पैगाम देना चाहते हैं कि कौम आपके साथ खड़ी है, और आपने आइन की हिफाजत करनी है, और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे।